नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक में। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स 1, जो कि आपको पता होगा कि 2021 इवेंट का यह प्रश्न पत्र है, लेकिन यह 2022 में एग्ज़ाम लिया गया था। तो चलिए इसका 20 ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, और इसका क्वेश्चन पेपर भी आपको डाउनलोड करने का मैं बताऊँगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं, ये आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये आपसे बोला जा रहा है द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x प्लस आयोटा y भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको साइन फॉर्म में, पोलर फॉर्म में आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पे cos थीटा लिखा जा सकता है प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा जा सकता है। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इफ़, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इफ़ जेड बराबर, यहाँ पे जेड बराबर दे दिया है 1 प्लस, यहाँ पे 1 माइनस आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेड जो असल में है वो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आपसे आर्गुमेंट ARZ पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि एंगल, इसका मतलब आप लिख सकते हैं tan थीटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, यहाँ पे tan थीटा बराबर आप देख सकते हैं, आप x बटे y लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपसे एंगल पूछ रहा है, यहाँ पे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माइनस x बटे y हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे एंगल असल में पूछ रहा है, तो x यहाँ पे कौन क्या होगा, y कौन होगा, ये आपको पता करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखिए, ऊपर मैंने अगले क्वेश्चन में क्या बताया था, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। तो जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका x हो गया, और जो आयोटा के साथ y था, तो यहाँ पे आयोटा है, तो असल में यहाँ पे -1 आपका y हो जाएगा। x यहाँ पे 1 हो गया और y आपका -1 हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x बटे y ले लीजिए, या फिर y बटे x होता है, ठीक है। यहाँ पे y बटे x होता है फॉर्मूला में, शायद यहाँ पे x बटे y लिख लीजिए। यहाँ पे दोनों 1 है, तो यहाँ पे 1 बटे -1 कीजिए, या फिर -1 बटे 1 कीजिए। यहाँ पे आपका आंसर जो है वो -1 ही आएगा, यानी tan किस थीटा पर -1 होता है, तो tan बराबर -1 आपका -π/4 पे होता है। -π/4, यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -π/4। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इफ़ x बराबर 1 + 2 आयोटा देन द वैल्यू ऑफ x² + 2x + 5 बराबर व्हाट। तो इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे x बराबर टर्म जो दे दिया है उसे आपको बस डिनोट कर देना है। तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर, यहाँ पे x बराबर 1 + 2 आयोटा दे दिया है। अब आपको इसमें पुट कर देना है, किसमें, x² - 2x + 5 में। यहाँ पे पुट कर दीजिए, x² है तो यहाँ पे 1 + 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -2x, तो 2 × 1 + 2 आयोटा और +5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 2 × AB, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। और जब 2 आयोटा का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप ये बात याद रखिए, आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 होता है। यहाँ पे एक कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसे आपको याद रखना होगा। आयोटा का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे -4 हो गया। अब चलिए यहाँ पे अब इस वाले टर्म में घुसिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा, यहाँ पे मैंने गलत किया, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, +5। अब देखिए यहाँ पे 4 आयोटा से 4 आयोटा कट गया, यहाँ पे 2 और 5 6, 2 और 4 -6 है, और ये देखिए 5 और 1 6, तो ये दोनों भी कट गया, यानी कि आपका डायरेक्ट का आंसर आ गया 0 आ गया, 0 आ गया। तो 0 आपका ऑप्शन ए में ही है, तो आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए, यह सिंपल सा टर्म है, एक छोटा सा ही कंसेप्ट आता है, जिसमें आपको अगर कुछ दे दिया गया है, ax + b दे दिया है, और बटे में कुछ भी हो, तो यहाँ पे आपको a बटे ऐसे करना पड़ता है,
और b बटे ऐसे करना पड़ता है, आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दे दिया है 1/1 प्लस एक्स और यहाँ पे आपका दे दिया है 2 प्लस एक्स। तो आप यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, तीनों या चारों ऑप्शन है उसे आपको देखना है और उसमें जो भिन्न का जोड़ कहल है, फ्रैक्शन का एडिशन है, उसको आप ऐड करके देखिए कौन है जो इतना आ गया है। पार्शियल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होती है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है टर्म के रूप में, दो टर्म के रूप में या फिर जो टर्म है केवल डिवाइड कर दिया जाता है। आपको भिन्न का जोड़ करके चेक कर लेना है कि किस ऑप्शन से आपका ऊपर वाला क्वेश्चन मैच कर रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट में अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो एक्स है ना उसके जगह पे हम 0 रख लेते हैं, एक्स के जगह पे 0 पुट कर दीजिए। शॉर्टकट का ट्रिक यहाँ पे है कि 1 × 2 हो जाएगा, यानी 1/2 आ गया, क्वेश्चन 1/2 आ गया। अब सारे ऑप्शनों में चेक कर लीजिए कि कौन में आपका 1/2 आ रहा है। देखिए ऑप्शन बी चलते हैं, ऑप्शन बी आपका हो गया 1/1 प्लस एक्स है, ठीक है, -1/2 प्लस एक्स है। यहाँ पे अब 0 डाल दीजिए, एक्स की जगह पे 0, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे आ गया आपका 1/2। अब सिंगल में से हाफ अगर घटाते हैं तो हाफ आ जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन से, तो बी आपका राइट आंसर हो गया। आप फ्रैक्शन करके भी चेक कर सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ठीक से दिख नहीं रही है और इस पर मैं कंफर्म भी नहीं हूँ, इसलिए आप चेक कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको अगर आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 6ठा क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, यहाँ पे आपका 6 नंबर जो है वो बोला जा रहा है 1 + n या फिर x का पावर n है, ठीक है। तो ये जो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा है। जैसे यहाँ पे आपसे n पूछा जा रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस वाले अगर इक्वेशन को सॉल्व किया जाए जिस पर होल टू दी पावर n है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट है, जैसे a + b का होल स्क्वायर हम लोग करते हैं तो क्या आता है, a² + b² + 2ab आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म, यहाँ पे पावर 2 है, पावर अगर 2 है तो हमें कितने टर्म मिल गए, 3 टर्म मिल गए। ठीक उसी प्रकार अगर आप a + b का होल क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे पावर 3 है और आपको मिल जाएंगे 4 टर्म मिल जाएंगे, एक एक्स्ट्रा मिल रहा है यानी कि n + 1 मिल रहा है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में 1 + x दे दिया है, a + b नहीं दिया है और पावर n कर दिया है, तो पावर पर एक ऐड कर दीजिए, उतना टर्म हमको मिलेगा। यानी कि आपका देखिए ऑप्शन सी आपका n + 1 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर देखिए, 7वां नंबर आपसे बोला जा रहा है कि एक कूलम मैट्रिक्स है जो ऑनली, कूलम मैट्रिक्स क्या हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कूलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, 0 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। यहाँ पे मैं घेर दिया हूँ, घेरने वाला नहीं, सिंपल सा अंक है और रॉ मैट्रिक्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 0 3 1 2, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, केवल उसमें एक ही रो हो तो रॉ मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो और रॉ तो बहुत हो सकता है, ठीक है, रॉ यहाँ पे 4 हो गए, 5 हो गए, लेकिन कॉलम एक हो उसे ही कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, 2 लिख दिया हूँ, एक मैट्रिक्स है, रॉ मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल हो सकता है। कोई कहा जाए रॉ मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक रॉ है तो यहाँ पे रॉ मैट्रिक्स हो जाएगा, एक कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आप बड़ा भी कर दीजिए तो भी आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, पहला ऑप्शन है 1 कूलम विथ 1 और मोर रॉज, तो ये आपका सही हो सकता है। दूसरा है 1 रॉज विथ 1 और मोर कूलम, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एक ही कूलम होना चाहिए, कूलम मैट्रिक्स में केवल और केवल एक कूलम होना चाहिए, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। 8वां नंबर देख सकते हैं, इफ़ ए या फिर ए दिया गया है इज ए m × n मैट्रिक्स एंड बी आपका दे दिया गया है n × p मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्या होता है, अगर आप a और b को मल्टीप्लाई करते हैं किस में, यहाँ पे आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो a और b का तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब नंबर ऑफ कूलम ऑफ क्या फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे अगर ए मैट्रिक्स है m × n है तो आपका b जो है तभी मल्टीप्लाई हो सकता है
जब आपका यहाँ पे बी जो है ना वो भी आपका इस एन है ना, एन गुने कुछ भी हो सकता है, पी के भले ही कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों, एक का रो, एक का मतलब क्या बोलते हैं, एक का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे बी में क्या दे दिया गया है, बी मैट्रिक्स में आपका एन गुने पी दे दिया गया है, एन गुने पी दे दिया है, और यहाँ पे दे दिया गया है ए में आपका एम गुने एन दे दिया है। तो ए दोनों आपका इक्वल है, तो यानी कि मल्टीप्लाई तो होगा, लेकिन जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, एम गुने पी आ जाएगा। यानी कि दोनों जो इक्वल वाला पार्ट है वो डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पहले का रो और दूसरे का कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, एम गुने पी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, सी नंबर आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, एम इंटू पी आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 9th नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, मैट्रिक्स दे दिया है, मैट्रिक्स नहीं डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, और उसका आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है। यानी कि 9th नंबर में आपसे ए पूछा जा रहा है यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 1 1 है, और यहाँ पे ए बी सी है, और यहाँ पे बी प्लस सी है, और यहाँ पर सी प्लस ए है, और फिर आपका ए प्लस बी है। तो इसे आप बनाइएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका कठिन हो सकता है। शॉर्टकट में हम जो बनाते हैं आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रो 1 और रो 1 को आप कांस्टेंट रहने दें, और इसमें से रो 2 में आप क्या कर सकते हैं, रो 2 से आप रो 1 को घटा सकते हैं, और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं रो, यहाँ पे 3 है उसमें रो 3 में भी रो 1 से घटा सकते हैं, ताकि ए वाला टर्म और ए वाला टर्म 0 हो जाए, और आप जल्द से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक फिर से यही आपको सलाह दूंगा। कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव में आपको ये सब सवाल बनाना है, आप क्या कीजिए, ए को हम क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, बी को हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और सी को यहाँ पे 2 मान लेते हैं। तो आप देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट सारे को हम अंक वाले वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 1 1 तो रहेगा, अब बी की जगह पे 0, एक और बी के जगह पे 1 और सी के जगह पे 2। यहाँ पे अब बी प्लस सी है, यानी 2 प्लस 1 करते हैं, 2 प्लस 1 यानी 3 हो गया। अब यहाँ पे 2 और 0 करते हैं तो 0 हो गया, और यहाँ पे बी प्लस ए करते हैं यानी 1 हो गया। ठीक है, और ये सिंपल सा मैट्रिक्स हो गया। आप बना लीजिए, आप ये वाला अप्लाई कर दीजिए, रो से घटा दीजिए, क्योंकि अभी भी इसे बनाने में आपको दिक्कत लगेगा। आप इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को 0 0 कर दीजिए घटा करके, और बन जाएगा, इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, इसका आंसर भी 0 आएगा, आप बना करके चेक कर लीजिए। 10वां नंबर आप देख सकते हैं, 10th नंबर आपका क्या कह रहा है कि यहाँ पे x 8 3 3 दे दिया है, ये भी डिटर्मिनेंट है, बराबर में 0 दे दिया है। यहाँ पे x का वैल्यू आपसे फाइंड करने को कहा जा रहा है। x का वैल्यू फाइंड करना है, सिंपल सा एक इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है, आपको पता होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और बाद में माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे 3x हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा, और बराबर में 0 दे दिया है। तो यहाँ पे 3x बराबर 24, और यहाँ पे x बराबर 24/3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कट के 8, x बराबर 8, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला जा रहा है, द वैल्यू ऑफ tan 75 का आपसे मान पूछा जा रहा है। आपको पता होना चाहिए 75 डिग्री को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, tan 45 प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ये आपका tan 75 हो गया। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी आपका होता है tan a इंटू tan b, और यहाँ पे आपका प्लस होता है tan a प्लस बी बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो इस वाले पे आप वैल्यू रख दीजिए। आपको tan 45 का मान पता है 1 है, tan 30 शायद 1/3 होता है। अब इस वाले इक्वेशन में मान रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा शायद 2 प्लस रूट थ्री आपका आंसर आएगा। ऑप्शन में सही से शायद नहीं दिख रही है, यहाँ पे एक में बी वाला में प्लस है माइनस है, क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, इसलिए ये आपका राइट आंसर होगा। जो आपका ऑप्शन मैच करे एग्जाम में आप वो कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन में तो साफ से दिख नहीं रही है।
12वां नंबर आप देख सकते हैं, 12वां नंबर यहाँ पे बोला जा रहा है कि साइन थीटा बराबर दे दिया है आपका 4/5। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 हो गया, हाइपोटेनियस आपका 5 हो गया, यानी कि लंब आपका 4 हो गया और कर्ण आपका 5 हो गया। तो बेस यानी कि आधार आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है tan 2 थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, tan 2 थीटा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, tan थीटा तो आपको पता चल ही गया। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे बेस होता है, यानी आधार होता है। तो यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 4/3 tan थीटा हो गया। अब आपको पता होना चाहिए फार्मूला, tan 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, जो ऊपर हम लोग a+b वाला जो लिखे थे ना, उसी में आप tan a+b की जगह पे थीटा प्लस थीटा डाल दीजिएगा, थीटा थीटा, और तो सारा ऐड हो जाएगा और वही से यहाँ पे 2 थीटा का फार्मूला भी निकल के चला आएगा। tan थीटा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे आपको tan थीटा क्या है 4/3, तो 8/3 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना है। और फिर आपका नीचे हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 19। यहाँ पे 9 माइनस 16 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -7, और यहाँ पे नीचे 9 तो है ही, यहाँ पे 8/3 है, 8/3। ये जो 3 है वो 3 नीचे आएगा, यानी 3 से 3 कटा, यानी 8×3 = 24, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 8×3 = 24/7, यानी कि -24/7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, आपका सी नंबर ही आपका ए वाला ऑप्शन है, तो आपका सी सही हो जाएगा, 12 का सी। 13वां नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है इफ़ कॉसेक इन्वर्स x बराबर π/4। तो आपसे यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है। कॉसेक इन्वर्स अगर आपका यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स -π/4 है, तो कॉसेक यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक π/4 बराबर x हो जाएगा। तो x का मान क्या होता है, कॉसेक π/4 बराबर क्या होता है, कॉसेक π/4 बराबर आपको याद होना ही चाहिए 1/sin π/4 हो सकता है। sin/4 क्या होता है 1/√2, तो ये आपका ऊपर 1/, है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। तो √2 यानी कि ये भी आपका ऑप्शन सी ही आपका सही लग रहा है, तो 13 का भी सी हो गया। यहाँ पे 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे sin 18 डिग्री आपका मान दे दिया है, क्या दे दिया है, तो √5 - 1/4 दे दिया है ना। sin 18 नहीं भी देता तो भी आपको ये सब याद करना ज़रूरी है। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है cos 36 बराबर क्या होगा, cos 36 डिग्री बराबर व्हाट। तो ये आपको दे दिया है तो और अच्छी बात है, आप जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकते हैं, जो भी फार्मूला है उस पर आप बैठा करके बना सकते हैं। आप सिंपल मानिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 18 बराबर इतना है, तो cos 72 बराबर आपका हो जाएगा यही वाला सेम चीज़, √5 - 1, ठीक है, क्योंकि 19 माइनस थीटा बराबर होता ही है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 72 नहीं, यहाँ पे 36 डिग्री है, तो आप इसे कैसे बनाइएगा, तो असल में आप देख सकते हैं cos 72 है ना, ये कब आ सकता है, फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर, आप ये भी कर सकते हैं, cos 2 थीटा बराबर ये भी होता है cos 2 स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, और एक ये भी होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता है। तो यहाँ पे 72 ये सब मैं एक्स्ट्रा चीज़ करती हूँ, यहाँ पे जो साइन दे दिया है ना, आप उस पर ही इस वाले में पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा cos थीटा की जगह पे 36 रखिएगा, तो यहाँ पे cos 72 आ गया, 72 डिग्री आ गया, जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। और इस वाले फार्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, यानी कि √5 - 1/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ घटाव गुणा भाग कीजिए, यहाँ पे आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा √5 + 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लीजिए, ऑप्शन आपका ए ही आपका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1 - 5, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है और पॉइंट किससे पर पास कर रहा है, तो 1 - 5 से, 1 - 5 यहीं पे होगा ना, फोर्थ टर्म में हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि कुछ ऐसे लाइन गुजर रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स बदल रहा है, एक्स आपका
बदल रहा है, इस वाले पॉइंट में यहाँ पे हो सकता है 0 हो और x 0 हो जाएगा, y तो -5 ही रहने वाला है। असल में लाइन बहुत नज़दीक ले लिया हूँ, असल में लाइन इधर होना चाहिए था, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए x हमेशा बदलेगा, x हमेशा बदलते रहेगा और y हमेशा कांस्टेंट रहेगा। असल में थोड़ा नज़दीक मैं x एक्सिस के ले चुका हूँ, थोड़ा दूर वाला ये वाला इक्वेशन मान लेते हैं, ज़्यादा सही होता। अब यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे एक अथी निकला निष्कर्ष कि यहाँ पे y हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो y वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, हर जगह पे -5 ही रहेगा, यानी कि y बराबर -5 हर जगह पे, y बराबर -5। तो यहाँ पे -5 को इधर भेज दीजिए, तो y यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो और 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। देख सकते हैं किस वाले नंबर में आपका इक्वेशन है, y + 5 आपका b आपका ये वाला इक्वेशन हो जाएगा, तो 15 नंबर का b हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 16 नंबर भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। 16 नंबर में पूछा जा रहा है द स्लोप ऑफ द लाइन 3y बराबर 2x + 1। तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, स्लोप का टर्म एक ऐसा होता है mx + c होता है, ये आपका स्लोप का जनरल इक्वेशन आप कह लें। तो आपको ये जो इक्वेशन दिख रहा है क्वेश्चन वाले को भी इसी प्रकार से आपको ले आना है, इसी प्रकार से आपको बदल देना है। लेफ्ट हैंड साइड में केवल y को रहने दीजिए और 3 जो है वो तीनों जगह पे इधर भेजिएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 2/3x + 1/3। अब इस वाले इक्वेशन जनरल इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर आपका 2/3 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप है ना, यहाँ पे m था उसी को स्लोप बोला जाता है, तो आपका m जो 2/3 है यही आपका स्लोप हो गया। तो राइट आंसर आप देख लीजिए ऑप्शन सी में आपका 2/3 दे दिया गया है, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा 16 का 2/3 सी। 17 नंबर आप देख सकते हैं, बोला जा रहा है द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट 3 और 4 ऑन द एक्सिस, यानी कि एक इक्वेशन आपको यहाँ पे ग्राफ वाले ड्रॉ करना है। कह रहा है कि y एक्सिस पे 4 यूनिट और आपका x एक्सिस पे 3 यूनिट, तो यहाँ पे 3 0 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 4 0 0 4 हो जाएगा, ठीक है 3 0 4 0। अब एक लाइन है इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि ऐसे काट रहा होगा। अब ये जो लाइन है इसी का आपको इक्वेशन बता देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कोई भी लाइन इंटरसेप्ट करता है तो इस केस में एक फार्मूला ही आप कह लें x/a + y/a y/b बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे ये क्या है, तो x एक्सिस पर वो लाइन कितना इंटरसेप्ट कर रहा है वो आपका ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 यूनिट x पर, यहाँ x को 3 यूनिट पे काट रहा है, तो यहाँ पे रख दीजिए x/3। y को कितने यूनिट पे काट रहा है, तो 4 पे, तो y/4 बराबर 1। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, इक्वेशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा 12 उधर गया, यहाँ पे 4x + 3y 4x + 3y बराबर आपका 12 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा है आपका है शायद ए नंबर ही आपका सही लग रहा है, तो ए आपका राइट आंसर हो गया। 18 नंबर देखिए, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्किल असल में एक रिप्रेजेंट दे रहा है बहुत लंबा चौड़ा, और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इस ऑप्शन में से कौन होगा जो सर्किल को रिप्रेजेंट कब किस केस में कर सकता है। तो यहाँ पे सर्किल का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। क्या आप लिख सकते हैं x - a का स्क्वायर, या फिर यहाँ पे g और h में ही ले लेते हैं, ठीक है यहाँ पे g ले लेते हैं और का होल स्क्वायर, ठीक है g है x - g का होल स्क्वायर प्लस y - h का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर होता है। ये सर्किल का इक्वेशन है। अब इसी को आप यहाँ पे होल का स्क्वायर वाला टर्म में कीजिएगा तो बहुत बड़ा सा नंबर आएगा। तो यहाँ पे c जो है ना, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आएगा, और ये r है उसको अगर आप इस साइड भेजते हैं तो -r² भी होगा कि ना, और प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, -2gx हो जाएगा और -2hy हो जाएगा और बराबर में 0। यही सर्किल का इक्वेशन हो गया। और इस वाले पूरा टर्म है ना उसको c बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। तो लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में उस c तो दे दिया है आपका, तो c को c से यहाँ पे भूल जाते हैं, यहाँ पे c एक वाला टर्म है वो आपका c हो जाएगा।
लेकिन अब देखिए एक जगह पे दिया हुआ है आपका 2HX y और एक जगह दे दिया है 2FY, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 2GX आ रहा है। तो असल में यहाँ पे एक ऑप्शन में देखिए ए और बी यहाँ पे जरूर बराबर होंगे, ए और बी बराबर होंगे और एच की जगह पे जीरो ही होगा, जीरो होगा तभी आपका एक जो 2HXY यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मान लेते हैं। अगर h जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तब हमारा इक्वेशन एक तरह से जो जनरल इक्वेशन है उससे मैच कर जाएगा। तो यहाँ पे x और y में 1 1 है, तो यहाँ पे इक्वेशन में जो ax स्क्वायर दे दिया है प्लस by स्क्वायर दे दिया है, तो यहाँ पे 1 1 इस इक्वेशन से मैच कीजिए तो यहाँ पे 1 1 होगा। तो यानी a और b बराबर होना चाहिए, a और b बराबर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 1 है। और यहाँ पे एक टर्म जो कि एक्स्ट्रा आ रहा था वो यहाँ पे h बराबर जीरो होगा तो वो एक्स्ट्रा टर्म भी खत्म हो जाएगा। तो ये आपका सी नंबर आपका सबसे ज़्यादा सटीक लग रहा है, सी आपका सही आंसर होगा। इस बातों को आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप खुद से सारी क्वेश्चन को लिखिए और कंपेयर करके चेक कीजिए कि ऑप्शन सी आपका पहले वाला जनरल इक्वेशन से मैच कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल मैच कर रहा होगा, इस थोड़ा आप खुद से ट्राई कीजिए। अब 19 नंबर आप देख सकते हैं। 19 नंबर में आपका है द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का यहाँ पे एक इक्वेशन क्या दे दिया है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। पैराबोला किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है, पैराबोला होता है। और ये जो पैराबोला है वो आपका 4ax ही होगा और इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax होगा। तो ये जो इसका फोकस है ना, ये जो फोकस है वो कुछ कहीं यहाँ पे होगा, पैराबोला का फोकस यहाँ पे होगा और ये ए जीरो ही होता है। अगर इस इक्वेशन में यहाँ पे 4x के साथ जो मल्टीप्लाई है, 4 को तो छोड़ दीजिए, 4 और x कांस्टेंट रहेगा क्योंकि x एक्सिस पे पैराबोला बना हुआ है। तो किससे मल्टीप्लिकेशन है, a से, तो यहाँ पे ए जीरो, इसका फोकस जो है ना वो ए जीरो से ही स्टार्ट होगा। रिमेंबर यहाँ पे अगर b होता 4bx होता तो यहाँ पे ए की जगह पे फोकस इसका b जीरो होता, ठीक है। b यहाँ से यहाँ का दूरी जो है वो आपका फोकस का वो b हो जाएगा। तो फोकस भी आपको समझ में आ चुके होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी नंबर क्या है आपका a0, बी नंबर जो है वो आपका a0 है। तो यही आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब आप 20वां नंबर भी देख लीजिए। 20वां नंबर क्या है आपका, बोला जा रहा है कि यहाँ पे कंजुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला का इक्वेशन दे दिया है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर दे दिया है बराबर 1 दे दिया है। तो यहाँ पे मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ परंतु आप देख सकते हैं हाइपरबोला का इक्वेशन कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस से होता है ना वो असल में यहीं से यहाँ का दूरी होता है, यहाँ से यहाँ का दूरी आपका क्या हो जाएगा उसे ही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी यानी वाई एक्सिस पे दूरी क्या हो जाएगा, तो आप देख लीजिए कंजुगेट एक्सिस यहाँ पे इस वाले एक्सिस का चूँकि वाई बटे बी का स्क्वायर है, यानी कि वाई वाले का इस वाले इक्वेशन से पता चल सकता है कि इसका y जो है वो आपका b यूनिट है, ठीक है, b यूनिट। तो यहाँ पे x एक्सिस से b यूनिट ऊपर गया और x एक्सिस से यहाँ पे y एक्सिस पर 0 से b यूनिट नीचे भी आया, 0 से -b यहाँ भी होगा। और ये जो टोटल दूरी है वही आपका कंजुगेट एक्सिस हो गया। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि यहाँ से b यूनिट और b यूनिट यहाँ से दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, वही आपका कंजुगेट एक्सिस 2b आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर ही आपका 2b दिया हुआ है, बी नंबर ही, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। आपने देख लिया 20 सवाल को हमने बनाया, कुछ वीडियो लंबा हो गई है लेकिन अगर आप इसे अच्छे से देखे होंगे समझे होंगे तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल गया होगा, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। आपसे हाइपरबोला पैराबोला ये भी आपसे पूछा जा रहा है, किताबों में शायद झुनझुनवाला में शायद नहीं दिया हुआ है, फाउंडेशन में दिया है या नहीं दिया है पता नहीं। तो इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि सवाल इस प्रकार से आ सकते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी रहना है। तो हमने 2021 का क्वेश्चन पेपर को आपको ऑब्जेक्टिव तो बना के दिया हूँ और आप बनाइए और सब्जेक्टिव भी बनाइए, प्रयास कीजिए। और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।